नमस्कार दोस्तों, एएसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल का स्वागत है। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी साइंस के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्लास 9 और 10 के केमिस्ट्री के सेक्शन को सम्मिलित रूप से देख लिया है। अब हम लोग बायोलॉजी के सेक्शन को पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर जैव प्रक्रम को अच्छे से समझा और देखा। आज का जो हमारा चैप्टर है वो अगला चैप्टर है, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, चैप्टर का नाम आप ध्यान रख लीजिए। चैप्टर का नाम है नियंत्रण नियंत्रण एवं एवं या और समन्वय। समन्वय देखिए, नियंत्रण और समन्वय से तात्पर्य यह है, नियंत्रण मतलब कंट्रोलिंग और समन्वय मतलब दो लोगों को साथ में चलाना या तीन लोगों को साथ में चलाना। जैसे कि पिछले चैप्टर हमने पढ़ा था जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब यह है कि जैसे जीवन जीने के लिए या जीवन चलने के लिए जो प्रक्रियाएं हम करते हैं वो जैव प्रक्रम है। जैसे उत्सर्जन आपका हो गया, श्वसन हो गया, श्वसन के साथ साथ आपका संवहन हो गया, यानी कि जो ब्लड आपका सर्कुलेट करता है, और उसके साथ साथ पोषण। ये 4-5 प्रकार की चीजें थी जिसको हम कंट्रोलिंग करते हैं या जो हम करते हैं, ये हमारा क्या होता है, आपका जैव प्रक्रम की प्रक्रियाएं हैं। लेकिन आपने एक बात नोटिस की, हम एक साथ सांस भी ले सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, साथ ही साथ उत्सर्जन काम भी होता रहता है। तो इन सब चीज को कंट्रोल कौन करता है? मतलब कब हमें एहसास होता है कि हमें भूख लगी है, या कब हमें एहसास होता है कि हमें कोई पीछे से बुला रहा है, हम देखते हैं, या कब हमें एहसास होता है कि पीछे से अम्मी की आवाज आ रही है, पापा की आवाज आ रही है, या कोई बच्चा रो रहा है, या कब हमें एहसास होता है कि पीछे से कोई गरिया रहा है, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है। अर्थात कोई तो ऐसा है बॉडी में जो इन सब को कंट्रोल किए है। कौन हमें बताता है कि हमें ये हाथ से लिखना है? कौन हमें बताता है कि हाँ ये नियंत्रण लिखा है, ये समन्वय लिखा है? इन तमाम चीजों की कोई ना कोई तो कंट्रोलिंग कर रहा है, या कोई ना कोई वहां से ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग जो है, या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, या जो चलाना है, इसी को क्या कहते हैं? नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, नियंत्रण अर्थात अगर आपके पास 4 भैंसे हैं, चारों भैंसों में कौन दूध दे रही है, कौन नहीं दे रही है, किसको कितना चारा खिलाना है, किसको कहां क्या करना है, अगर वो चारों कंट्रोल में है तो इसको कहते हैं नियंत्रण। ठीक है, अब बात आती है समन्वय की। समन्वय मतलब ये होता है, जैसे 2 भैंसे हैं, दोनों को एक नाद में बांध दीजिए। अगर दोनों खा ले रही हैं तो दोनों में समन्वय अच्छा है, और अगर पहली वाली दूसरे को उठा पटक दे रही है तो समन्वय अच्छा नहीं है। जैसे एक परिवार में अगर 5 लोग हैं, 5 के 5 अच्छे से रह रहे हैं, उन सब की राय एक जैसी है, तो ये होता है समन्वय। या आप सबको अपनी बात मनवा सकते हो एक साथ ही बगैर किसी अपोजिशन के, तो ये होता है समन्वय। ठीक है, जैसे कि ब्रेन। अब आप हमको देख भी रहे हैं, साथ साथ में बोर्ड भी आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ दिख रहा होगा, आप आवाज भी सुन रहे हैं, यानी कि आपके कान के बीच में और आंख के बीच में समन्वय स्थापित है। दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे अब अगर हम कह दें कि इमेजिन कीजिए आप इंडिया का मैप, तो आप इमेजिन कर रहे हैं, आपके इमेज में आ जाएगा अच्छा ऐसे ऐसे चित्र बनाना है। ये मतलब साथ साथ आप चित्र भी इमेजिन कर ले रहे हो, मैप भी आपके दिमाग में आ गया है। कहाँ का मैप? इंडिया का। तो ये 3-4 प्रकार का जो समन्वय है, ये 3-4 प्रकार की घटनाएं जो हैं एक साथ आपके दिमाग में क्लिक कर जा रही हैं, और बगैर एक दूसरे को डिस्टर्ब किए हुए। ठीक है, जैसे इंडिया हमने बोला, तो ऐसा नहीं है कि आपके मैप में किसी और देश का, मतलब आपके दिमाग में किसी और देश का मैप आ जाएगा। तो एक साथ कंट्रोलिंग के साथ साथ सब कार्यों को स्पष्ट रूप से अलग अलग शो अप कराना, ये क्या है? समन्वय है। अब इन सब की जो कंट्रोलिंग करता है वो कौन करता है? आपको पता होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ब्रेन। ठीक है, दिमाग। तो जो दिमाग है, या आप कह लीजिए उसको भेजा। ठीक है, भेजा, भेजा कह लीजिए, दिमाग कह लीजिए, दिमाग के साथ साथ आप इसको मस्तिष्क कह लीजिए। जो नाम, जैसा नाम आपको देना आप दे लीजिए, या इसी का इंग्लिश नेम है, लेटेस्ट नेम है ब्रेन। ठीक है, इन सब की कंट्रोलिंग करता है ब्रेन। अर्थात हमारा जो ये चैप्टर है वो ब्रेन पर ही आधारित है, और ब्रेन को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए होता क्या है, ब्रेन की जो सबसे छोटी इकाई है, या छोटा एकदम बच्चा है, वो कौन है? न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन। देखिए बात को समझिएगा,
न्यूरॉन की संरचना के बारे में बात करें तो न्यूरॉन की संरचना कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। न्यूरॉन की जो संरचना होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, समझिएगा। थोड़ा सा डायग्राम में दिक्कत हो सकती है तो उसको समझ जाइएगा, ठीक। देखिए एक न्यूरॉन की संरचना कुछ इस टाइप से होती है। देखिए इसमें यहां पर एक केंद्रक रहता है, केंद्रक मतलब मुखिया। ये जो झाड़ियां हैं, झाड़ियां, इनको हम द्रुमिका बोलते हैं। द्रुमिका या हिंदी में इंग्लिश में बोले तो डेड्रान। क्या बोलते हैं? डेड्रान। डेड्रान। ये जो हिस्सा है, ये जो फैला हुआ है, इसको बोलते हैं कोशिकाय। क्या बोलते हैं? कोशिकाय, मतलब शरीर की संरचना आप कह सकते हो। यहां पर जो ये संरचना बनी आपको दिख रही है, ऐसे ऐसे संरचना होती है, ठीक है। ऐसे 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 संरचना होती है। यहां पर एक मोटी पाइप गई रहती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर यहां पे ऐसे संरचना होती है। ये जो मोटी पाइप है इसको हम बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष। तो इस प्रकार से कुछ संरचना होती है न्यूरॉन की। अब आप कहेंगे हम बता क्यों रहे हैं? देखिए जैसे यहां जो झाड़ियां होती हैं, यहां से कुछ सूचनाएं लेकर के ये पहुंचाएगा सेंटर के पास में, कुछ सूचनाएं यहां से लेकर सेंटर के पास में, कुछ सूचनाएं लेकर यहां से सेंटर के पास में, और कुछ सूचनाएं लेकर यहां से सेंटर के पास में। अर्थात एक छोटा सा जो है, जैसे आप कह लीजिए अगर मुट्ठी भर सरसों का दाना है तो उसमें से एक दाना, यानी कि पूरे ब्रेन में ये लगभग 10 लाख होते हैं, ठीक है। 10 लाख के लाखों होते हैं, हजारों लाखों। उनमें से एक छोटा वाला कितना काम कर रहा है सोचिए। छोटा वाला काम क्या कर रहा है कि यहां से सारी चीजों को डेवलप करके ये ला के दे रहा है कि इसको सेंटर को, ठीक है, यानी कि केंद्र को ला के ये दे रहा है, ठीक है। अब देखिए जो ये सेंटर को दे रहा है, इसके बाद में अब ये क्या करता है, इसी आधार पे कह लीजिए आप, या तो ये पूरी कंट्रोलिंग करता रहता है, ठीक है। इसके हिस्से में जो चीज आएगी उसको ये खट से पहुंचा देगा सेंटर के पास में, और सेंटर कहता है भाई मेरे पास आ गई सूचना। अब ये अपने पड़ोसी को बताएगा, फिर पड़ोसी को, फिर पड़ोसी को, ऐसे बताते 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 पूरे ब्रेन को सूचना हो जाती है कि हाँ ये खबर आई है या ये खबर आने वाली है, ठीक है। ध्यान समझिएगा। तो इस प्रकार हम मानते हैं कि न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं? ब्रेन की इकाई या मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन है, ठीक है। न्यूरॉन की बात करें तो ये सोडियम की मदद से सिग्नल भेजता है, ठीक है। किसकी मदद से? सोडियम की मदद से ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ये भेजता है, ठीक है। सोडियम की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ये भेजता रहता है। अब सोडियम हमको मिलेगा कहां से? सोडियम हमको मिलता है, हम जो डेली खाते हैं खाने में, NaCl, ठीक है। NaCl ये क्या है आपका? ये नमक का ही सूत्र है। अब नमक हम लोग खाते हैं तो ये हमको सिग्नल बराबर अच्छे से देता रहता है। लेकिन जैसे कि अब जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, या कभी कोई मेहनत वाला काम करके आता है तो उसकी पूरी पूरी बॉडी से पसीना निकलता है, ठीक है। पसीना और आता है एकदम अपनाया हुआ रहता है, अरे पानी पिला दो, ठीक है, नमक पानी पिला दो, पानी पिला दो। क्यों? क्योंकि जब सोडियम पसीने के रूप से शरीर से जब बाहर निकल जाता है, शरीर से जब बाहर निकल जाता है तो ब्रेन सिग्नल देना ही बंद कर देता है, ठीक है। ब्रेन कहता है खाने को कुछ दे नहीं रहा है, काम करवा रहा है, नहीं करेंगे, बस, ठीक है। यानी कि ब्रेन एकदम स्लो हो जाता है। किसी के सर में बहुत पसीना हो जाए, या किसी का मान लीजिए कि कोई वर्क करके आया, बहुत पसीना हो रहा हो, तो धीरे धीरे कुछ समय बाद धीरे 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 वो क्या होगा, व्यक्ति धीरे 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 उसकी एनर्जी जाने लगेगी। एनर्जी जाने लगेगी मतलब यही है कि ब्रेन उसका काम करना धीरे धीरे बंद कर देगा या स्लो कर देगा, ठीक है। स्लो कर देगा तो एकदम एकदम झलमला आ जाएगा, ऐसे झूल झूल चलेगा, कहेगा बहुत थकाई लग गई है, बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है, बहुत दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन है अब वो धीरे धीरे सिग्नल को भेजना ही बंद कर देगा। अब नमक पसीने में कैसे होता है इसका प्रूफ जानना है तो बस पसीना को चाट लीजिए। अगर आप चाटेंगे तो एकदम नमकीन स्वाद आएगा, ठीक है, चाटिएगा मत, एक एग्जांपल बता रहे हैं। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो चाटते भी हैं। तो ये जो नमक का सेक्शन है पसीने के रूप से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन थोड़ा सा कम काम करता है। क्यों? क्योंकि
ब्रेन का जो सबसे छोटा बेटा है, सबसे छोटा बेटा, लाखवां बेटा, करोड़वां बेटा, वो भी नमक के सहारे ही चलता है ना। तो इस प्रकार से हमारा ब्रेन क्या होगा, थोड़ा सा स्लो काम कर जाएगा। ओके, तो ये कहानी हो गई न्यूरॉन की। न्यूरॉन मीन्स एकदम छोटा, एकदम छोटा भाई, ब्रेन का एकदम छोटा बेटा कह लीजिए, छोटा भाई कह लीजिए, जिसकी संरचना हमने आपको वहां पे बना के दिखा दी है, और लगभग ये 10 लाख के आसपास रहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर सोडियम बहुत ज्यादा निकल गया तो ऐसे पट से बेहोश हो जाएगा। ऐसे किसी को देखिए, अभी कभी कोई बहुत भयानक चीज सामने देखे तो ऐसे हदस जाता है, ठीक है, मतलब तो पूरा पसीना पसीना हो जाएगा। जब अचानक से पसीना निकल जाएगा तो व्यक्ति बेहोश हो जाएगा या अपना होश गंवा बैठेगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। चलिए अब देखिए, अब ऐसे न्यूरॉन से मिलते मिलते एक न्यूरॉन, दो न्यूरॉन, तीन न्यूरॉन, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 ऐसे मिलते मिलते किसका निर्माण हो जाता है, ब्रेन का, ठीक है। किसका, दिमाग का। किसका निर्माण हो जाता है भैया, तो निर्माण हो जाता है आपका लगभग ऐसे इस शेप में होता है। किसका निर्माण हो जाता है, ब्रेन का, ठीक है। किसका निर्माण हो जाता है, ब्रेन का। ब्रेन का निर्माण यहां पे हो जाता है, ठीक है। ब्रेन मतलब दिमाग। बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ब्रेन, और हिस्से आपके काम करने बंद कर देंगे, ब्रेन काम करता रहेगा तो आपका काम ओके है। जैसे हाथ काम नहीं कर रहा है, ब्रेन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आंख काम नहीं कर रही, ब्रेन कर रहा है, तो सुन के भी आप चीजों को समझ सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेन ही डेड हो गया, जैसे आप पूरा मशीन चल रही है, ठीक है, कूलर, एसी, पंखा, ये वो फलाना ढिमकाना, आप एमसीबी को डाउन कर दीजिए, खट सब ढंगला जाएंगे, स्वाहा, राम नाम सत्य है। ऐसे ही अगर किसी को धड़ाक से यहां गोली लग जाए, पॉइंटेड गोली धार से यहां लगे, तो आराम से ऐसे पट से गिर के मरेगा, एकदम आराम से मरेगा, बगैर किसी टेंशन के, जरा भी थड़पड़ाएगा फड़फड़ाएगा नहीं। अगर यहाँ चोट लगे, अरे भैया अरे यदि व्यापारी करता रहेगा, यहाँ गोली लगे छटपड़ाने लगेगा। लेकिन अगर धार से यहां लग जाए, एमसीबी डाउन, पूरी पावर कट, पावर जा रही थी, हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, मैच खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यहां धार से चोट लगी, खत्म, एकदम आराम से गिरेंगे। साउथ की मूवी आपने देखा होगा, एक हीरो 50-50 को मारता रहता है, लेकिन जैसे ही पीछे कोई धड़ाम से मारता है, पट्ट से बेहोश हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो पूरी कंट्रोलिंग थी ब्रेन, उसको ही आपने डिस्टर्ब कर दिया, धड़ाम से मार दिया, तो पूरा खत्म कहानी हो जाएगी, है ना। तो ब्रेन का जिंदा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, चूंकि अब ये ब्रेन है, तो ब्रेन हमें दिखता क्यों नहीं है, दिखता इसलिए नहीं, ये मोटी जो खपड़ोई बनी है, खपड़ोई, उसको बोलते हैं क्रेनियम। देखिए ऐसे एक मोटी सी खपड़ोई है जो ब्रेन को बचा के रखती है, इसका नाम है क्रेनियम। ध्यान समझिएगा, क्रेनियम। क्रेनियम में 14 प्रकार की हड्डियां छोड़िए, हड्डी वाले चैप्टर पढ़ेंगे, अभी इतना समझिए। क्रेनियम होता है, ठीक है, क्रेनियम जो जिसको हम खपड़ोई बोलते हैं, खोपड़ा बोलते हैं, या कह लीजिए कि जब पिक्चरों हम लोग देखते हैं हंसता रहता है ना, तो ये यही है, ठीक है। कई पिक्चर में दिखा था, कई जो तांत्रिक होते हैं उसमें पानी मिला के पी जाते हैं, तो ये है आपका खपड़ुआ, जिसमें आपका ब्रेन सुरक्षित रहता है। ओके, लेकिन एक बात आप समझिए, लॉजिक वाली बात है। जैसे अगर इसको हम ये ठोस चीज है, ये खपड़ोई, इसको यहां ब्रेन कर दे, ये ब्रेन बहुत नाजुक है, अगर इस पे चींटी भी बैठ जाएगी तो ये काम करना बंद कर देगा। सोचिए, इतना नाजुक चीज है, अगर यहाँ है हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे मुड़ी हिलाते हुए, तो ये खट खट लड़ेगा, है ना भाई, ये ब्रेनवा ऊपर नीचे उछलेगा, इसमें लड़ेगा, और जब इसमें लड़ेगा तो इसको चोट नहीं आ जाएगी, चोट आ जाएगी तो वहीं स्वाहा हो जाएंगे। इस चीज को या इससे बचने के लिए इसमें बीचों बीच में एक झिल्ली होती है, बीचों बीच में एक झिल्ली होती है जिसका नाम है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस, ठीक है, मेनिनजाइटिस नामक झिल्ली होती है जो ब्रेन और खोपड़ी के बीच में रहती है, ब्रेन और खोपड़ी के बीच, ताकि जब कभी आप चले फिरे, ऐसे मुंडी हिले, तो ये दोनों आराम से अपना एडजस्ट कर लें, ठीक है। स्पंजी होता है, जैसे सोफा पर बैठ जाएं या बाइक पे बैठ जाएं, अगर बाइक की सीट है तो बड़ा मजा आता है, जब आप गाड़ी उछलेगी तो बड़ा मजा आएगा। वही आप सरकारी बस में बैठ जाइए, जब गाड़ी उछलेगी तो आपका पूरा शरीर हिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ठोस सीधा खट से मारता है, ठीक है। तो इस चीज को यहां से समझिएगा, बीच में जो झिल्ली होती है, ये जो झिल्ली होती है, ये काम क्या करती है, ये ब्रेन को चोट से बचाती है ना, चोट लगने से बचाती है। ओके, लेकिन कभी मार झगड़ा हो गया,
या पुलिस कभी पकड़ के लतिया दी, 2-3 डंडा खट खट मारी सर पे, खोपड़ी पे अगर चोट लग गई, डंडे से चोट लग गया। अब मान लीजिए इतना तेज चोट लग गया कि खपड़ुई फोड़ फाड़ के कहां लग गया, ब्रेन पे चोट, ब्रेन पे चोट लग गई, या मार कर लिए पड़ोसी से, रिश्तेदार से, अड़ोसी पड़ोसी पटीदार से, तो फट से मार देगा, खींच के मार दिया, खोपड़ी फूट गई, और खोपड़ी फूट के लग गई ब्रेन पे। अगर ब्रेन पे लग गई तो आदमी कोमा में चला जाएगा, या तो कोमा में चला जाता है या तो पगला जाता है। जो कहते हैं अरे इसको चोट लग गई थी, हाफ माइंड हो गया, पगला गया। तो भाई हाफ माइंड पगला नहीं गया, जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा, हीरो को जब चोट लगती है धड़ाम से तो याददाश्त भूल जाएगा, है ना, भूल गया, सब भूल गया कौन था क्या था, हम ये थे, हम वो थे, अपना नाम कुछ और बताया, उसको कुछ याद ही नहीं रहता। लेकिन फिर किसी कारण से दोबारा जब धड़ाम से चोट मारते हैं वहीं पे, जैसे जब यहां चोट मारा, यहाँ की नसें ब्लॉक हो गई, ब्लॉक हो गई मतलब अब दिमाग काम करना बंद कर दिया, लेकिन किसी वजह से फिर वहां लगा चोट, और अगर ये नसें चालू हो गई तो फिर उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। लेकिन अगर और भयंकर चोट लग गया तो हमेशा के लिए आ जाएगी, समझ रहे हैं ना। हाँ ठीक है, तो यहां से हमने दो चीजें समझी। एक, ब्रेन को क्रेनियम नामक हड्डी में सुरक्षित रहता है, इसको हम बोलते हैं खोपड़ा। उसके बाद में बीच में एक झिल्ली रहती है जो क्रेनियम और दिमाग को टकराने से रोकती है, जिसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। इस प्रकार आपने समझा ब्रेन के हिस्सों को और वहां से बने वाली चीजों को समझा। साथ ही साथ आपने ये देखा अगर किसी प्रकार से चोट लग जाती है तो ये आपका काम तमाम कर देगी। ठीक है, चलें देखिए अब हमने जान लिया दिमाग रहता कहां है, कैसे होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और दिमाग के विषय में थोड़ी बहुत चीजों को और हम समझते हैं। देखिए, बात करें ब्रेन की सबसे छोटी कोशिका या इकाई तो हमने पढ़ लिया न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन का विभाजन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। अर्थात मस्तिष्क में अगर चोट आपको लग गई तो आपका ऑपरेशन नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, कभी अगर जैसे हाथ पे लग गया कट गया ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर दिमाग पे लग गया कट गया तो आप सही तो कभी जिंदगी में नहीं होंगे, कोई ना कोई हिस्सा आपका डिस्टर्ब हो ही जाएगा। ठीक है, जैसे कोई नवजात बच्चे होते हैं, आप देखते होंगे जब पैदा होते हैं तो कभी कभी उनका एक हाथ काम नहीं करता या पैर काम नहीं करता या वो सही से बोल नहीं पाते। उसका कारण ये होता है, जब बच्चा पेट में रहता है तो जैसे मां के चलने फिरने से या किसी और रीजन से अगर उसके दिमाग पे थोड़ी सी चोट आ गई, जब उसका दिमाग डेवलप हो रहा था, तो कुछ ना कुछ हिस्सा उसका डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, या अगर बहुत ज्यादा चोट आ गई तो बच्चा पागल भी हो जाता है या बच्चा पागल पैदा ही होता है। तो इन सब चीजों में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दिमाग की। देखिए, ब्रेन की बात करें तो ब्रेन को मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, थोड़ा सा इधर बन गया, देखिए ऐसे। एक ब्रेन का हिस्सा होता है अग्र, एक हिस्सा होता है मध्य और एक हिस्सा होता है पश्च। ठीक है, अग्र मध्य पश्च, अग्र मध्य पश्च, अग्र मध्य पश्च। ठीक है, ब्रेन को क्या कहते हैं, अग्र मध्य पश्च। ये 3 हिस्से होते हैं किसके, ब्रेन के। तो अगर हम बात करें मस्तिष्क के प्रकार, मस्तिष्क के प्रकार, प्रकार नहीं कह सकते आप, भाग। ठीक है, प्रकार क्या होता है, देखिए तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला आपका है अग्रभाग या इसे बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। दूसरा आपका है मध्य मस्तिष्क। ठीक है, दूसरा आपका है मध्य मस्तिष्क और तीसरा आपका है पश्च मस्तिष्क। अब हम तीनों को समझेंगे और फिर पूरी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। ठीक है, देखिए दिमाग के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मतलब ये आगे वाला, मध्य मतलब बीच वाला और पश्च मतलब ये पीछे वाला। ठीक है, ये 3 प्रकार के 3 भाग मस्तिष्क के होते हैं। एक एक भाग को हम देखेंगे और सबके कार्य को सेपरेट तरीके से अच्छे से हम क्लियर करेंगे। अब देखिएगा, अग्र मस्तिष्क को या अग्र मस्तिष्क के फिर से 3 भाग होते हैं। पहला सेरिब्रम,
सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस, थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। अब हम एक एक को अच्छे से समझेंगे और निपटाएंगे, ठीक है। अभी इन दोनों को आप इग्नोर मारिए। चलिए, अगर मस्तिष्क के तीन भाग, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क का जितना भी हिस्सा होता है उसका 2/3 हिस्सा कौन होता है? सेरिब्रम। मतलब इसमें ये सेरिब्रम ज्यादा होता है, लगभग 66% के आसपास सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम की बात करें तो ये किसको कंट्रोल करता है? स्मृति। स्मृति मतलब याददाश्त, इमोशन। इमोशन मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति ज्यादा इमोशनल हो जाता है, उसको ये कंट्रोल करता है कौन? सेरिब्रम। जिज्ञासा की बात करें तो इसको कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। स्मृति मतलब जैसे जो ब्रेन होता है, ठीक है, देखिए जो ब्रेन होता है जनरली देखा जाए तो पुरुषों में इसका जो वजन होता है वो 1400 से लेके 1450 तक पुरुषों में। महिलाओं की बात करें तो 1300 से लेके 1350 तक। अब भाई कहने की बात तो है नहीं, सीधी सीधी बात है, भगवान ने ही लड़कों को ज्यादा ब्रेन दिया है, लड़कियों को कम दिया है ना। लेकिन फिर भी लड़कियां टॉप कर जाती हैं, क्यों? क्योंकि लड़के होते हैं खुरपचहा, उनका दिमाग 10 लड़कियों पर लगा रहता है, यहां वहां, इससे मिलना है, उससे मिलना है, इसको ये करना है, उसको वो करना है, उससे पैसा लिया, ये मैच खेलना है, ये करना है, वो करना है, इसलिए उसका दिमाग बढ़ जाता है ना, उसका दिमाग बढ़ जाता है। तो ब्रेन का सही यूज लड़कियां करती हैं, इसलिए थोड़ी सी पढ़ाई में आगे हैं। लड़के ससुरे हर जगह करते रहते हैं, तो इसलिए थोड़े से वो पीछे हैं। अब देखिए सेरिब्रम की बात करें तो इसमें स्मृति, स्मृति मतलब ये होता है जैसे अब अगर भाई चूंकि लड़कियों के दिमाग तो एक ही जगह चल रहा है, अगर आप उनको कभी, जैसे लड़कों को कह दीजिए है काला साड़ कहीं का, कल से स्कूल नहीं आना तुम, ठीक है, क्लास में अगर बोल देंगे आप, कोई टीचर बोल देगा कि काला साड़ कल से तुम स्कूल नहीं आना, अगले दिन वो स्कूल आएगा, अगुआ बैठेगा, ऐसे बैठ के मुस्कुराता रहेगा ऐसा लगेगा जैसे सर को चिढ़ा रहा है। अगर वही लड़की को अगर बोल दे चुड़ैल कहें कि बाल बांध क्या करो, 3 दिन तक तो स्कूल नहीं आएगी, चौथे दिन पापा को लेके आएगी कि हमको चुड़ैल बोले थे, साल भर बाद फिर कहेगी सर आप हमको चुड़ैल बोले थे, हाँ आपने एक बार बोला था। यानी कि उसकी स्मृति इतनी तगड़ी होती है, वो साल भर बाद याद रखे रहेगी कि आप हमको बोले थे, हम आपको बोले थे, आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अर्थात ब्रेन की जो स्मृति होती है, जो आप कह सकते हैं कि याददाश्त होती है, वो सेरिब्रम के कारण होती है। किसके कारण? सेरिब्रम। इमोशन की बात करें, इमोशन मतलब जैसे कि लड़का कहता है यार तुम ही तो मेरी सब कुछ हो, तुम मेरे सपनों की रानी हो, टेंशन ना लो, एकदम सपनों की रानी हो। अब लड़की इमोशनल हो जाती है, हाँ सही कह रहा है, सही कह रहा है, लव यू बाबू, तुम्ही से मैं शादी करूंगी वगैरह वगैरह, शादी कर लेती है, फिर बाद में नौकरानी बना देता है। कहते हैं अरे चोटा कहीं का, हमको नौकरानी बना के रखा है, बोला था रानी बना के रखेंगे, तो कहता है हाँ तो बोले ही इसे सपनों की रानी हो, तो सपना में रानी हो, हकीकत में नौकरानी हो, ठीक है। यानी कि इमोशन का जो कंट्रोल होता है वो भी सेरिब्रम के कारण होता है, ठीक है। अब जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब नई नई चीजों को सीखना, नई नई चीजों को समझना, कौन चीजें कैसे बनेंगी, कैसे टूटेंगी, अर्थात जितना नॉलेज वाली चीज है, यादाश्त वाली चीज है, इमोशन वाली चीज है, सबकी कंट्रोलिंग कौन करता है? सेरिब्रम। नाम ही है सेरिब्रम, ब्रह्म मतलब ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए, यानी कि ब्रह्म यानी बुद्धि बहुत तेज होना है, ठीक है। तो सेरिब्रम का ये 3 कार्य मुख्य होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग थैलेमस की तरफ। देखिए थैलेमस जो है ये मुख्य रूप से आपके अनुभव को कंट्रोल करता है, ठीक है। अनुभव, अनुभव मतलब क्या? जैसे स्वाद, स्वाद कोई चीज खाने में कैसी है, इसको कंट्रोल कौन करता है? थैलेमस। यानी कि जीभ, जीभ की जितनी प्रक्रिया है उसको कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस। कौन करता है? थैलेमस, ठीक है। कौन करता है? थैलेमस। इसको आप ध्यान रखिएगा। कौन चीज गंध, गंध यानी कि नाक की कंट्रोलिंग कौन करता है? थैलेमस। और अंतिम में बचता है त्वचा, त्वचा मतलब होता है ठंडा गर्म चीजें, ठीक है, ठंडा गर्म जो चीजें होती हैं, जैसे इन सब की कंट्रोलिंग कौन करता है? थैलेमस। देखिए अलग अलग हिस्से हैं,
ब्रेन इन हिस्सों को मिला के साथ में चलता है। एक ही साथ आप देख भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, चाय गर्म होगी तो हटा भी सकते हैं, सबको समन्वय करके चलता है। थैलेमस की बात करें, स्वाद मतलब जैसे अगर किसी का थैलेमस गड़बड़ हो गया, जब वो पिएगा मजा नहीं आ रहा है यार, उसको आप मिर्चा खिला देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाता पड़ा रहेगा। ठीक है, जैसे कोई शराबी, उसको शराब पिला दीजिए, ले पिला दीजिए शराब, शराब पिलाएं और उसको आप कुछ पिलाएंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 डंडा मार देंगे और आई एम फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना होता है। स्वाद को कंट्रोल कौन करता है? थैलेमस। स्वाद के साथ साथ अब ऐसे कभी अगर जुकाम हो जाए, जुकाम सीधा असर करती है थैलेमस पे, तो जब थैलेमस पर असर हो जाएगा, जुकाम ऐसे आप कुछ सूंघेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ यार कोई दिक्कत नहीं है। जुकाम में तो कई बार माह की दाल हम खा गए हैं, ठीक है, खट्टी रहती है तो यार खट्टा आ रहा है तब समझ में, लेकिन खट्टा आएगा कैसे? न तो स्वाद पता चलने देता है और न तो नाक से गंध जाती है, बस अब चमड़ी से थोड़ी ना पता पाएंगे, ठंडा गर्म पता कर पाएंगे ना, ये थोड़ी पता कर पाएंगे खट्टा है, महक रहा है, क्या नहीं, सब गड़ा के खा जाते हैं। ठीक है, तो स्वाद, नाक की गंध, कोई कितना महक रहा है, कितना सुगंध है, कितनी गंधा रहा है, इन सब की कंट्रोलिंग कौन करता है? थैलेमस। त्वचा, कोई चीज ठंडी है, गर्म है, या त्वचा के द्वारा, जैसे अगर मान लीजिए कभी ऐसे हैं और मान लीजिए बोर्ड गर्म है, छुआएगा सट से ये गर्म है, ठीक है, तो इससे क्या होगा हमें पता चल जाएगा कौन कंट्रोल करता है, ये थैलेमस। ठीक है, हाँ यहां तक तो सूचना कौन पहुंचाता है वो बात की बात है, लेकिन कंट्रोल कौन करता है? थैलेमस। याद है? अब बात आती है हाइपोथैलेमस की। जैसा नाम है वैसा काम है। हाइपोथैलेमस, ये समझिए, देखिए हाइपोथैलेमस आंतरिक चीजों को कंट्रोल करता है। किसको? आंतरिक चीजों को, जैसे ताप, भूख प्यास, प्यार, घृणा, गुस्सा, इन सब चीजों को कौन कंट्रोल करता है? इन सब चीजों को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। बात करें हाइपोथैलेमस की, तो ये आंतरिक घटनाओं जैसे तापमान, भूख, प्यास, प्यार, घृणा, गुस्सा, इन सब चीजों को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। ये बहुत एक्टिव है, 7 सेकंड में एक्टिव होता है, 7 सेकंड में ये एक्टिव हो जाता है। जैसे अगर कोई लड़का या कोई व्यक्ति एक बहुत सुंदर लड़की को देख ले और अगर उसने 7 सेकंड तक देख लिया तो कहेगा बस दिस इज माई वाइफ, फ्यूचर वाइफ। ठीक है, जैसे जब जाते हैं ना लड़के लोग शादी ब्याह में, हाँ ये पीली वाली मेरी है, अगर देख के मुस्कुरा ली तो डेफिनेटली मेरी है, हराम को रात भर रुक जाएगा केवल नंबर लेने के लिए, पता चले सुबह गाली सुन के आ गया। अर्थात 7 सेकंड में ये एक्टिव हो जाता है। लेकिन जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो कहते हैं अच्छा 2 सेकंड में हम देखेंगे पीली वाली को, 2 सेकंड देखेंगे लाल वाली को और 2 सेकंड देखेंगे ग्रीन वाली को, तो तीनों को देख भी लिए, इंजॉय भी कर लिए और किसी के साथ इमोशनल टच भी नहीं हुआ। तो स्मार्ट बनिए। ठीक है भाई, एक को 7 सेकंड से मिलने वाली तो वैसे भी नहीं है, लंगू जैसे आपकी शक्ल है तो मिलने वाली तो वैसे भी नहीं है, तो इससे अच्छा है 2-2 सेकंड करके 3 को देख लीजिए, 1-1 सेकंड करके 7 को देख लीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि हाइपोथैलेमस 7 सेकंड में एक्टिव होता है, बहुत तेज एक्टिव होता है। इसका आकार जो है ब्रेन में केवल और केवल मटर के दाने जितना होता है। लेकिन अगर ये खराब हुआ तो सबको खराब कर देगा, एकदम डिस्टर्ब कर देगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है 18-18 घंटे पढ़ाई कर रहा है ना, 18-18 घंटे पढ़ाई कर रहा है, शादी में गया, अब ये सोच रहा है, शादी में गया सोच रहा है कि साइन थीटा बराबर cos थीटा लैम्डा थैबड़ा सर क्या बताए थे पता नहीं, तब से देखा कोई लड़की इसको स्माइल दी, कहा ओ माय गॉड, ठीक है स्माइल दी। अब आएगा घर पे, अगर वो नंबर इधर सोचेगा कब फोन करेगी यार, 5 बजने वाला है, 5 बजे फोन करेगी, नहीं की अच्छा 6 बजे करेगी। अब उसका फोन आया 8 बजे, हाँ जी हाँ, अब तो 5 बजे बोले थे, 8 बजे क्यों फोन कर रहे हैं? अरे यार काम था, ओके कोई बात नहीं, अच्छा 8 बजे करेंगी, हाँ। अब अगले दिन वो 18 घंटा गया तेल लेने, आप 8 घंटा नहीं पड़ेगा, फिर यार टाइम पास करता रहेगा कि कैसे 8 बज जाए, बस उसको 8 दिखाई देगा, टारगेट उसका वहां है। क्यों? क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो चुका है। अब यहां पर सेरिब्रम उसको समझाएगा, ये हरामखोर क्या कर रहा है, सही हो जा, तो हाइपोथैलेमस कहता है चुप, बड़ा आया है हमको समझाने के लिए, जाओ नहीं काम करेंगे।
हाइपोथैलेमस इतना इतना चुट्टा है, इतना चुट्टा है, अगर ये एक्टिव हो गया तो पूरा सत्यानाश कर देगा। इन सब का भी मजा नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए खाना खा रहा है लड़का, फोन आ गया, ओह हेलो, हाँ हाँ बताइए, खाने में मक्खी गिरी, वो भी मिला के खा गया। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस एक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर ये एक्टिव हो गया तो ये दिक्कत करेगा करेगा और पूरे ब्रेन को डिस्टर्ब करके रख देगा, कोई भी काम सही से नहीं होने पाएगा। ठीक है, मच्छर जगह रहेगी, महकता रहेगा, गंधाता रहेगा, वहां कौन उठूं जगह याद रहेगा, हाँ हाँ खाना खाएगी नहीं खाए, हाँ ठीक 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 एकदम सही करे, कहाँ हो, अरे बस बस होटल के सामने है, और रहेगा एकदम कचरे के डब्बे में। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस इतना जबरदस्त होता है और इतनी जबरदस्त इसमें क्या कर सकते हैं, पावर होती है। ठीक है, पूरे पूरे ब्रेन को डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए प्रयास कीजिएगा कि 7 सेकंड तक किसी को ना देखें, 2-2 सेकंड करके 3 को देख लें। ओके, चलिए, तो अग्र मस्तिष्क के भाग की बात हो गई, जिसमें हमने देखा सेरिब्रम को, जो स्मृति को मजबूत करता है। थाइलेमस जो अनुभव, जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 में से आपने देखा होगा, मैंने जीभ को बता दिया, मैंने त्वचा को बता दिया, मैंने नाक को बता दिया, अभी कान और आंख बाकी है। ये ध्यान रखिएगा, इनकी कंट्रोलिंग थाइलेमस नहीं करता, इनकी कंट्रोलिंग जो करता है अभी हम आगे बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये हिस्सा आपको समझ में आ गया। अब अगर ये समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला हमने जो पढ़ा था दूसरा भाग क्या था, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, देखिए बात करें मध्य मस्तिष्क की, अभी मैंने आपको बताया कि थाइलेमस में, अगर आप देखें थाइलेमस में मैंने आपको बताया कि 2 चीजों की कंट्रोलिंग नहीं होती। किसकी? आंख की और कान की। आंख की और कान की, इनकी कंट्रोलिंग करता है मध्य मस्तिष्क, अर्थात देखना और सुनना, इसकी कंट्रोलिंग कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क का बस इतना ही काम है, एक समय पे अगर वो 2 टीचर को देख रहा है, दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं, तो इधर सुनता रहेगा इधर सुनता रहेगा, ये पूरा संदेश सेरिब्रम के पास नहीं जाएगा, ना हाइपोथैलेमस के पास ना थैलेमस के पास, ये संदेश पूरा जाएगा किसके पास? मध्य मस्तिष्क के पास। अब मध्य मस्तिष्क अपना समन्वय बना करके पूरी सूचना दे देगा ब्रेन को कि हाँ देखो ये बातें हैं, तब सेरिब्रम कहेगा हाँ हाँ ये वो मैडम बोल रही है, ये वो सर बोल रहे हैं, इस बात को स्टोर करो, इसको इग्नोर मारो। ठीक है, तब निर्णय होता है। अर्थात मध्य मस्तिष्क का काम केवल ये है कि देखना और सुनना, इन 2 चीजों को कंट्रोल कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगली चीज को हम समझते हैं। देखिए, अगला हमारा है पश्च मस्तिष्क। लास्ट जो मध्य का मस्तिष्क का भाग है वो कौन है? पश्च मस्तिष्क। ठीक है, पश्च मस्तिष्क। अब देखिए, पश्च मस्तिष्क की बात करें तो अब ये क्या करता है या ये किसको किसको कंट्रोल करता है, इसको हम समझते हैं। देखिए, मध्य मस्तिष्क में होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम, ठीक है, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रेन, या कह सकते हैं आप लघु ब्रेन। क्यों बोलते हैं हम आपको बताते हैं। देखिए, तुतलाना हो गया, बैलेंस हो गया, बैलेंस मतलब होता है सही से रखना या संभालना, हार्ट बीट हो गया, हार्ट बीट हो गया, इन सब को कौन कंट्रोल करता है? इन सब को कंट्रोल करता है आपका सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम। जैसे अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है या तुतला रहा है कि मैं थाना खाऊंगा या मैं वहां दाऊंगा, ठीक है, मैं ये तलूंगा, ये सब की कंट्रोलिंग कौन करता है? सेरिबेलम। क्योंकि देखिए डिफेक्ट हो गया, तो डिफेक्ट हो गया, सही तरीके से बोल नहीं पाएगा, इन सब की कंट्रोलिंग कहीं बोलने पे है नहीं, बोलने पे सारी कंट्रोलिंग किसकी है? सेरिबेलम की। ये सेरिब्रम से देखिए सेरिब्रम अलग है, सेरिबेलम अलग है। अगर ये खराब होगा तो आपकी याददाश्त जाएगी, लेकिन बोलने की प्रक्रिया नहीं बदलेगी, आप आराम से बोलते रहेंगे। लेकिन अगर ये खराब हो गया तो आपको पूरा नॉलेज रहेगा, पूरा ज्ञान रहेगा, लेकिन आप स्पष्ट रूप से बता नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बोलने की चीजों को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? सेरिबेलम करता है। ठीक है, कौन करता है? सेरिबेलम। देखिए, बेलम मतलब बोलना, बेलम मतलब बैलेंस। जैसे अगर कोई व्यक्ति शराब पी लिया बहुत ज्यादा, तो ऐसे कहेगा, ऐसे झूलता रहेगा,
कौन है तू? हट। आई एम सिकंदर तिती, अकबर का राइट हैंड हूं मैं, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी की है। आई एम गोइंग टू टॉयलेट, ठीक है, और जाके नाले में गिर जाएगा धड़ाम से। अर्थात उसकी जो बोलने की प्रक्रिया है वो तुतलाने लगेगा, क्योंकि सेरिबेलम डिस्टर्ब हो गया। तुतलाने के साथ साथ ब्रेन पे कंट्रोलिंग रहेगी नहीं। सेरिब्रम संदेश भेजेगा कि समझ जा, लेकिन सेरिबेलम कहेगा आई एम नॉट केयरिंग, तो भड़बड़ा के गिरता रहेगा या झलमलाता रहेगा। तो इस प्रकार हम ये समझते हैं कि सेरिबेलम क्या करता है, बोलने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, बॉडी को बैलेंस बना के चलने पे कंट्रोल करता है, साथ ही साथ ये हार्ट बीट, ठीक है, ये हार्ट बीट को कंट्रोल में रखता है कि आराम से, ठीक है, हार्ट अटैक आ जाएगा आराम से, ठीक। हार्ट बीट को भी ये कंट्रोल करता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लघु ब्रेन। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जितना काम ये करता है उतना ही लगभग ये भी काम करता है, ठीक है। आपको चलने फिरने में मदद करता है, बोलने में मदद करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ठीक। तो ये काम होता है सेरिबेलम का, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लघु ब्रेन कहते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इसके पीछे खाली जगह होता है। क्या होता है? खाली जगह, जिसको बोलते हैं फोरमैन मैग्नम, फोरमैन मैग्नम, ठीक है, फोरमैन मैग्नम, यानी कि खाली जगह। जैसे आपने मूवी देखी है क्रांति, उसमें कहता नहीं है धनिया यहां मत मार, यहां छोटा दिमाग होता है, तो यही है, ये पीछे वाला जो हिस्सा ये है फोरमैन मैग्नम। और इतना जबरदस्त हिस्सा, अगर यहाँ भी कोई इसका झट से मार दे तो पूरा दिमाग झंझना जाता है। जैसे यहां मारेगा तो यहाँ खपड़ुइया रोक लेती है, यहाँ मारा खपड़ुइया रोक लेती है, लेकिन यहाँ अगर कोई मारेगा ना, अभी आप मार के देखिए ऐसे थोड़ा सा, तो ऐसा लगेगा जैसे यहां से थट से एनर्जी गई, पूरा दिमाग हिला देगा दंदना के, ठीक है। क्योंकि फोरमैन मैग्नम जो है यहाँ ये खाली हिस्सा है। अगर इस पे कभी चोट आई आपको, या पीछे से किसी ने आपको डंडा मारा, तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। क्योंकि अगर ये डिस्टर्ब हुआ तो पूरा गड़बड़ा देगा, ठीक। तो इसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा। इसको क्या कहते हैं, ये छोटा दिमाग है, या इसको हम कहते हैं फोरमैन मैग्नम, ठीक है। अब देखिए, इतना होने के बाद में ब्रेन का हिस्सा तो लगभग हमने पढ़ लिया। अभी मैंने आपको बताया था कि ये देखिए ऐसे, अगर हम ब्रेन के डायग्राम को थोड़ा ऐसे समझें, ऐसे, तो ऐसे होता है हमारा ये, ठीक है, ब्रेन, जिसमें हमने अग्र पढ़ लिया, मध्य पढ़ लिया, पश्च पढ़ लिया। ये जो हिस्सा होता है ये इस हिस्से को कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या कहते हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। और ये कनेक्ट होता है मेरुरज्जु से, ठीक है। अब मेरुरज्जु क्या है अभी हम समझेंगे। मेरुरज्जु से मेडुला ऑब्लांगेटा ये कहते हैं। ये क्या करता है, देखिए, अब ये आपका मेडुला जो ऑब्लांगेटा होता है, ये अनैच्छिक क्रियाएं मतलब जैसे पाचन हो गया और साथ साथ श्वसन हो गया, ठीक है। पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, इन सब को जो कंट्रोल करता है, या जो कंट्रोल करता है, इसको हम क्या कहते हैं, इन सब को जो कंट्रोल करता है उसको हम कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा, ये आप ध्यान रखिएगा। पाचन हो गया, जैसे खून कैसे बहेगा, पाचन कैसे होगा, श्वसन क्या होगा, इन सब को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। अब आपके पास एक इमेज बन रही होगी कि अच्छा, ब्रेन के साथ साथ मेडुला ऑब्लांगेटा भी इंपॉर्टेंट है, और मेडुला ऑब्लांगेटा को जो सूचना ला के देता है मेरुरज्जु, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कहीं ना कहीं ब्रेन के हिस्से में आती है, बिल्कुल आती है, तो उसको भी हम देखेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। अनैच्छिक क्रियाओं को ये कंट्रोल करता है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। अब तो देखिए, उसके साथ साथ ये जो आपका अग्र और मध्य मस्तिष्क है, इसके ये आपका पोन्स के द्वारा, मतलब पोन्स झिल्ली होती है उसके द्वारा जुड़ा होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, पोन्स, ठीक है, पोन्स। तो दोस्तों ये था मस्तिष्क से संबंधित या नियंत्रण एवं समन्वय से संबंधित आज का हमारा टॉपिक। इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहां तक आपको समझ में आई, क्लास आपको लगी कि हाँ इजी है, सब कुछ समझ में आया, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। जितने ज्यादा लोग